Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. As you already know, have already started our chapter number 2 of unit 1 and we have already completed our first topic of this chapter. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली वीडियो में ये चीज डिस्कस करी थी कि बिजनेस को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक जो आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी होती है जिसे हम इंडस्ट्री कहते हैं, और एक दूसरी एक्टिविटी होती है जिसमें प्रोडक्शन की जगह से लेकर के जो आइटम है, जो प्रोडक्ट है, उसको कंज्यूमर के प्लेस तक यानी कंजम्पशन के प्लेस तक लेके जाते हैं। तो उस एक्टिविटीज को हमने कॉमर्स में डाला था। इंडस्ट्री तो हम पिछले वीडियो में प्रॉपर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम कॉमर्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो कॉमर्स क्या होता है? इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज, मतलब इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जिसमें हम किसी भी तरीके का अगर हिंड्रेंस आता है, हिंड्रेंस मतलब किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी आती है, चाहे वो किसी पर्सन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी प्लेस से, टाइम से, रिस्क से, फाइनेंस से, मतलब किसी भी चीज से रिलेटेड, मतलब किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है सामान को कंजम्पशन के प्लेस तक पहुंचाने में, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं और प्रोडक्ट को, आइटम को कंजम्पशन के प्लेस यानी कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। हम ना इस वाले पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे। तो पहले ही हमने ये चीज़ बोली है कि बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो प्रोडक्शन से शुरू होती है, मतलब इसमें हम कुछ ना कुछ चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और ये कंजम्पशन पे जाके खत्म होती है जब हम उस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। अब ये बहुत लंबा चौड़ा सा रास्ता है, ऐसा नहीं है कि फटाफट से प्रोडक्शन किया, डायरेक्ट कंज्यूमर ने फैक्ट्री से आकर डायरेक्ट उठा लिया, ऐसा नहीं है। ये एक लॉन्ग एंड डिफिकल्ट वे है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है प्रोडक्शन के होने तक और प्रोडक्शन के प्लेस से कंजम्पशन के प्लेस तक पहुंचने में। अब प्रोडक्शन जो है वो इंडस्ट्री में आता है और बाकी सारी एक्टिविटीज जो है वो कॉमर्स में आती हैं। अब ये प्रोसेस शुरू हो जाता है कि सबसे पहले होलसेलर डीलर जो है वो इंडस्ट्री से यानी फैक्ट्री से होलसेल प्रोड्यूसर सामान को उठाता है। उसके बाद वो सामान रिटेलर परचेज करता है। पहले होलसेलर ने परचेज किया, होलसेलर से रिटेलर परचेज करता है। अब रिटेलर से परचेज होने के बाद वो प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर तक जाता है। अब इसके अलावा बहुत सारी, देखो ये नहीं है कि सारा सिस्टम यहीं पे खत्म हो गया, कंजम्पशन हो गई हो गया। इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट। अब इंडस्ट्री से होलसेलर तक ट्रांसपोर्ट चाहिए, फिर होलसेलर से रिटेलर तक ट्रांसपोर्ट चाहिए, है ना। उसके बाद आपको इंश्योरेंस भी जरूरी होता है कि आपको सेफली अपना मटेरियल पहुंचाना है। गोडाउन्स की जरूरत आपको पड़ती है। अब इतना सारा सामान आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको रखोगे कहाँ? अब आपका जो प्रोडक्ट है उसकी एडवर्टाइजमेंट भी आपको करनी होती है कि जब तक आप एडवर्टाइज नहीं करोगे तो कंज्यूमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता कैसे चलेगा। तो इसमें क्या आता है, कॉमर्स में क्या चीजें इंक्लूड हो जाती हैं? परचेज, सेल ऑफ थिंग्स एंड एक्टिविटी, किसी भी चीज को परचेज या सेल करना और उसमें आने वाली सारी दिक्कतों को मिटाना, उन सारी दिक्कतों को रिमूव करना, ये किसके अंदर आता है? कॉमर्स के अंदर आता है। तो उस हिसाब से हम कॉमर्स को दो चीज में डिवाइड कर पाए, पहला ट्रेड और दूसरा है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करने वाले हैं ट्रेड, कंपोनेंट्स ऑफ कॉमर्स का सबसे पहला टॉपिक ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? इट रेफर्स टू परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद प्रॉफिट मोटिव। जब हम प्रॉफिट मोटिव को ध्यान में रखते हुए किसी भी चीज का परचेज या सेल करते हैं या उसको खरीदते हैं या बेचते हैं तो वो क्या होता है? ट्रेड होता है। अब जो इसमें ट्रेडर, मतलब जो पर्सन ये एक्टिविटी कर रहा है उसे ट्रेड कहते हैं और इस एक्टिविटी को कहते हैं ट्रेड। ट्रेड जो है वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। अगर मतलब कोई एक इंडिविजुअल है अपने हाथ से बना के कोई सामान बेच रहा है तो वो भी ट्रेड में आता है। कोई एक छोटी सी शॉप है जो सड़क के मतलब किनारे पे, स्ट्रीट पे खुली हुई है तो वो भी ट्रेड में आता है। उसके अलावा मार्केट में बड़े बड़े शोरूम्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, वो भी किसके अंदर आते हैं? इन्हीं के अंदर आते हैं। तो मतलब चाहे ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लोकल लेवल भी हो सकता है जो बिल्कुल छोटा है, स्टेट लेवल उससे थोड़ा सा बड़ा, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी ये हो सकते हैं। अब देखो इसको किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है, ट्रेड, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड में क्या आ गया? लोकल, स्टेट और नेशनल लेवल, इसमें दोनों ही आते हैं। होलसेल ट्रेड जो बड़े लेवल पे सामान खरीदते हैं और रिटेलर जो होलसेलर से थोड़ा थोड़ा करके सामान खरीदते हैं और फिर कंज्यूमर को बेचते हैं। उसके अलावा फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड में क्या आ गया? इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो हम फिर भी बचपन से सुन रहे हैं, बट इंटरपोर्ट आपके लिए थोड़ी सी नई टर्म है। तो आइए देखते हैं ये क्या है। होम ट्रेड, व्हेन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ थिंग्स टेक्स प्लेस विद इन द नेशनल बाउंड्रीज। जब हम अपनी कंट्री के अंदर अंदर सेल परचेज कर रहे हैं तो वो क्या होता है? होम ट्रेड होता है। अगर मैं एग्जांपल लूँ, इंडिया के अंदर चाहे आप किसी भी स्टेट के साथ ट्रेड कर रहे हो तो वो किसके अंदर आएगा? होम ट्रेड के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी कंट्री के बाउंड्री के अंदर है। अब इसके अंदर लोकल ट्रेड भी हो सकता है, जैसे कोई विलेज हो गया, सम डिस्ट्रिक्ट हो गई, कुछ सिटीज हो गई, टाउन्स हो गए, यही आपस में ट्रेड कर रहे हैं। मतलब इसके अंदर ऐसी डेली यूज की चीजों का ट्रेड किया जाता है जो पेरिशेबल नेचर की होती है। पेरिशेबल नेचर का मतलब जो जल्दी खराब हो जाने वाली है, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, स्वीट्स हो गई, मिल्क हो गया, वेजिटेबल हो गया। ये ऐसी आइटम्स हैं जो पेरिशेबल नेचर की होती है, मतलब जल्दी ही खराब हो जाती है अगर इन्हें जल्दी यूज ना किया जाए। तो इनका जो ट्रेड है वो लोकल लेवल पे ही किया जाता है, छोटे छोटे विलेजेस में, टाउन्स में, आसपास की जगहों पर। स्टेट ट्रेड क्या होता है? जब कोई ट्रेडर जो है वो लोकल लेवल से बढ़ करके ऊपर लेवल तक जाता है ट्रेडिंग करने के लिए तो हम उसे स्टेट लेवल कहते हैं। मतलब जब दो स्टेट आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रही हैं या सामान एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है।
जैसे कि कॉर्न हो गए, पल्सेस हो गए, यूटेंसिल्स हो गए, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर एक स्टेट नहीं उगाता। अब जिस स्टेट में ये चीज़ें उग रही हैं, वो वाली स्टेट दूसरी स्टेट्स को ये चीज़ें सेल कर देती हैं, दे देती हैं। इंटर स्टेट ट्रेड, जब हम एक स्टेट के साथ ट्रेड पे नहीं है, बल्कि एक ही स्टेट बहुत सारी अलग अलग तरीके की तरह की स्टेट्स के साथ ट्रेड कर रही है, तब हम उसे इंटर स्टेट बोलते हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि हरियाणा जो है वो ट्रेड कर रही है उत्तर प्रदेश के साथ, पंजाब, हिमाचल और भी बहुत सारी स्टेट्स के साथ, तो ये क्या हो गया, इंटर स्टेट हो गया, और इसे नेशनल लेवल भी बोला जाता है। जैसे कि शुगर हो गया, क्लॉथ हो गया, मशीनरी हो गया, ये इसमें आता है। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर दोनों ही आते हैं, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड का मतलब होता है जब कोई ट्रेडर जो है वो लार्ज क्वांटिटी में कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहा है, डायरेक्ट प्रोड्यूसर से परचेज कर रहा है और बाद में उसको स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में अलग अलग रिटेलर्स को सेल कर रहा है, और देन वो रिटेलर्स कंज्यूमर की नीड के अकॉर्डिंग कंज्यूमर को बेच रहे हैं। अब हमारे पास है अगला टॉपिक, दैट इज फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड हमारा हो गया, अब हम कर रहे हैं फॉरेन ट्रेड। फॉरेन लैंड, जब हम फॉरेन में ट्रेड करने लग जाएं, फॉरेन कंट्रीज के साथ व्यापार करने लग जाएं, तो वो किसके अंदर आता है, फॉरेन ट्रेड के अंदर आता है। और आज के टाइम पे जो है वो फॉरेन ट्रेड और ज़्यादा बढ़ रहा है। सिंपल रीज़न इसे ये है कि एक कोई भी कंट्री सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, उसको किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंड कहीं ना कहीं होना पड़ता है किसी ना किसी चीज़ के लिए। तो हर एक कंट्री कुछ ना कुछ बेचती है और कुछ ना कुछ खरीदती है। अगर किसी कंट्री के पास कोई चीज़ बहुत अबंडेंस में है, मतलब ज़्यादा है, तो वो बेच देती है। अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो उस चीज़ को खरीद लेती है। अब इसके 3 पार्ट आते हैं। जैसे सबसे पहला है इम्पोर्ट ट्रेड। जब एक बिजनेसमैन दूसरी कंट्री के बिजनेसमैन से कुछ खरीद लेता है, इम्पोर्ट कर लेता है, तो वो क्या होता है, खरीदना होता है। जैसे इंडिया जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट ईरान से परचेज करती है, तो वो इंडिया के लिए क्या हो गया, इम्पोर्ट हो गया। दूसरा क्या है, एक्सपोर्ट। जब एक कंट्री का कोई ट्रेडर अपना कोई सामान दूसरी कंट्री में बेच रहा है, तो वो क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। जैसे इंडिया जो है वो कॉटन क्लोथ्स सेल करती है, टी सेल करती है या जूट सेल करती है, तो वो इंडिया के लिए क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। अगला है इंटरपोर्ट। ये आप लोगों के लिए थोड़ी सी नई टर्म है। जब एक कंट्री इंपोर्ट करती है कुछ गुड्स और सेम गुड्स एक्सपोर्ट कर देती है किसी और कंट्री में। जैसे पहले एग्जांपल समझो। इंग्लैंड जो है वो साउथ अफ्रीका से गुड्स इंपोर्ट करती है, यानी लेती है, और सेम प्रोडक्ट यूरोपियन कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर देती है, बेच देती है। आप खुद यूज नहीं कर रहे हो, आप एक मीडिएटर की तरह काम कर रहे हो, बिचौलिए की तरह काम कर रहे हो, जो इधर से सामान लेता है और वैसे का वैसा सामान दूसरे को बेच देता है। ऐसा बहुत होप आपको ये क्लियर होगा। तो ये था हमारा अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, वो कॉमर्स का फर्स्ट पार्ट यानी ट्रेड पढ़ रहे थे। अब हमारे पास है कॉमर्स का सेकंड पार्ट, दैट इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। कॉमर्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करना नहीं है, बल्कि इसमें और भी बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं, और ये सारी एक्टिविटीज हम इसीलिए परफॉर्म करते हैं ताकि हमारा जो बिजनेस है उसमें किसी भी तरीके की कोई भी हिंड्रेंस ना आए, कोई भी दिक्कत ना आए। हर्डल्स जो भी आते हैं ट्रेड में, उसको खत्म कर देना क्या होता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या फिर एड्स टू ट्रेड। ठीक है, तो इसके अंदर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में क्या आता है, वो सारी एक्टिविटीज जो हर्डल्स को ओवरकम करने के लिए की जाती हैं। जैसे सबसे पहला है हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, जिसको सॉल्व करेगा कौन, मिडल मैन। अब इसको समझो क्या है। अब पर्सन का हिंड्रेंस कैसे हो सकता है, देखो प्रोड्यूस करने वाला क्या है, एक ही इंडस्ट्री है, एक ही मालिक है, लेकिन उस चीज को, उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाले कौन है, इतने सारे कस्टमर हैं। तो वो एक प्रोड्यूसर या इंडस्ट्री का कोई भी मालिक इतने सारे कंज्यूमर्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता, डायरेक्टली बातचीत नहीं कर सकता। तो इसी प्रॉब्लम को हम हिंड्रेंस ऑफ पर्सन कहते हैं। अब इसका सॉल्यूशन कौन देता है, आपको मिडल मैन देता है। मिडल मैन कौन कौन होते हैं, होलसेलर और रिटेलर। होलसेलर क्या करता है, वो प्रोड्यूसर से सामान खरीद के रिटेलर को बेचता है, और रिटेलर जो है वो कंज्यूमर को बेचता है। से अगर कंज्यूमर को कोई भी दिक्कत आती है प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो रिटेलर को कंप्लेन करता है, रिटेलर होलसेलर को कंप्लेन करता है, होलसेलर प्रोड्यूसर को कंप्लेन करता है, और फिर जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रोडक्ट में चेंजेस कर लेता है। तो ये जो चेन है वो सीधी सीधी चलती रहती है। इसके अंदर कौन कौन आ गए, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एंड देन कंज्यूमर। ठीक है, अगली हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। इसको कौन सॉल्व करेगा, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सॉल्व करेगा। देखो इसको समझो क्या है। कमोडिटीज जो हैं वो एक ही जगह पे बनाई जाती हैं मोस्टली, और उसको जो है अलग अलग एरिया के कंज्यूमर्स तक भेजा जाता है। तो मतलब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दूर दूर भी हो सकते हैं, पास पास भी हो सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि कंज्यूमर के बिल्कुल घर के पास, हर एक कंज्यूमर के घर के पास जाके हम फैक्ट्री लगा दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो जियोग्राफिकली वो बहुत अलग अलग दूरी पर होते हैं, तो इसे हम कहते हैं हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। अब इसका सॉल्यूशन कौन प्रोवाइड करता है हमें, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ट्रांसपोर्ट की हेल्प से हम लोग कमोडिटीज को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देते हैं, जहां जहां पर भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, हरियाणा में कोई प्रोडक्शन हो रहा है, कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन उसका साउथ साइड भी ज्यादा डिमांड है, तो हम उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे, साउथ साइड उसको भेज दिया जाएगा, मतलब जहां भी उसकी जरूरत होगी।
चलो मतलब एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने की दिक्कत तो क्या होगी, ट्रांसपोर्ट ने सॉल्व कर दी। अब सेम प्रॉब्लम जो है वो डील फाइनल करने में भी आती है कि अब जो प्रोडक्शन है वो तो एक ही जगह पे है, लेकिन जो उसके खरीदने वाले हैं, होलसेलर रिटेलर, वो है वो अलग अलग जगह पे फैले हुए हैं। तो अब डील कैसे फाइनलाइज हो, जब भी डील करनी हो तो क्या होलसेलर इतनी दूर ट्रेवल करके जाएगा? नहीं। तो उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई, कम्युनिकेशन से। जैसे कि टेलीफोन है, टेलीग्राम है, लेटर है, टेक्स टेलेक्स है। आज के टाइम पे तो वीडियो कॉल भी है और नॉर्मल कॉल भी है, हम मेल भी कर सकते हैं। बहुत सारे आज में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हम लोग डील्स को फाइनलाइज करने में यूज करते हैं। तो मतलब देखो, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए क्या हमें हेल्प किया, किसने? ट्रांसपोर्ट ने। और डील फाइनलाइज करने के लिए जो हमें कम्युनिकेशन की जो भी हमें फैसिलिटीज मिली हैं या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, उन्होंने हेल्प किया। थर्ड हमारी जो हिंड्रेंस आती है वो आती है हिंड्रेंस ऑफ टाइम। देखो वो कैसे सॉल्व होती है, वो होती है वेयर हाउसिंग से। हिंड्रेंस ऑफ टाइम क्या होता है कि देखो, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो बनते तो एक स्पेसिफिक सीजन में ही है, लेकिन यूज वो थ्रू आउट द ईयर होते हैं। तो अब आप बनाओगे तो उसी सीजन में ना, जिस सीजन में उसका रॉ मटेरियल मिल रहा है। अब यूज वो पूरा साल हो रहा है, तो बना के रखोगे कहाँ? तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वेयर हाउस यानी गोडाउन्स। अब जैसे एग्जांपल है शुगर। शुगर किससे बनता है? शुगर केन से बनता है। शुगर केन जो है वो स्पेसिफिक सीजन में ही अवेलेबल होते हैं। तो जो भी इंडस्ट्री शुगर बनाती है वो पहले ही शुगर केन को अपनी फैक्ट्री में मंगवा लेती है जब भी सीजन होता है, और उसका प्रोडक्शन करके यानी शुगर बना करके अपने गोडाउन्स में रख लेती है। और जब जब रिक्वायरमेंट होती है तो वो उस शुगर को गोडाउन में से निकाल कर बेचती रहती है। तो प्रॉब्लम हिंड्रेंस ऑफ टाइम किसने सॉल्व किया? आपका वेयर हाउस ने सॉल्व कर दिया। अगला है हमारा हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क किसने सॉल्व किया? इंश्योरेंस ने। बिजनेस चाहे छोटा हो या बिजनेस बड़ा हो, स्टोरेज के टाइम पे, ट्रांसपोर्ट के टाइम पे, जब हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे होते हैं, तो रिस्क जो है वो हमेशा होता है। हो सकता है कभी गुड्स खराब हो जाएं, कभी चोरी हो जाए, या नेचुरल कैलामिटी की वजह से कुछ भी हो जाए। तो हमेशा एक हिंड्रेंस जो है वो रिस्क का एक दिक्कत जो है वो बनी रहती है। तो उसको सॉल्व करता है इंश्योरेंस कंपनी। हम अपने प्रोडक्ट का, अपने जो भी हमने प्रोडक्शन करी है उसका इंश्योरेंस करवा लेते हैं। तो अगर कभी कोई प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी भरपाई कर देती है। अगला हमारा इशू हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, जो सॉल्व करता है बैंकिंग। और हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये है हमारा एडवर्टाइजिंग, सॉल्व करता है। देखते हैं इन दोनों को। बैंकिंग, तो जो फाइनेंस होता है वो बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर के फाइनल गुड्स के तैयार हो जाने तक, डील हो जाने तक भी हमें जो है वो पैसे की ज़रूरत पड़ती रहती है। अगर मान लो आसपास से ही कहीं ट्रेड कर रहा है तो बिजनेसमैन या तो उधारी पे काम चला सकता है। अगर छोटी मोटी डील करनी है तो भी काम चल सकता है। लेकिन अगर हमें बड़े लेवल पे ट्रेड करना है तो हमें उसके लिए पैसे चाहिए। अगर आप नेशनल लेवल पे ट्रेड कर रहे हो या इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड कर रहे हो तो उसके लिए आपको पैसा जो है वो ज़रूरी होता है। जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट। अब बैंक क्या करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देता है जब हमें गुड्स किसी फॉरेन कंट्री से लानी होती है। लेटर ऑफ क्रेडिट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आपका बैंक इशू करता है फॉरेन कंट्री के नाम पे कि हाँ आप हम गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, पैसा जो है वो मिल जाएगा। कई बार हमें इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज, मतलब उनकी करेंसी में अपना अमाउंट भी चेंज, अपने पैसे भी चेंज करवाने पड़ सकते हैं। तो अगर हमारे पास फाइनेंस ही नहीं होगा, अगर हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे, तो हमारा बिजनेस जो है वो एक्सपैंड नहीं कर पाएगा। तो बैंक जो है वो सारे तरह के हिंड्रेंस, इन सारी तरीके की दिक्कतों को सॉल्व करता है और हमें हेल्प प्रोवाइड करता है। फंड से रिलेटेड जितनी भी ज़रूरत होती है वो सारा बैंकिंग सॉल्व कर देता है। उससे हमारा अगला हिंड्रेंस था हिंड्रेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि अब लोगों तक हम अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दे कैसे। तो उसका सॉल्यूशन हमें एडवर्टाइजमेंट देती है। आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में बिजनेसमैन जो है वो सिर्फ बैठा बैठा इंतज़ार नहीं कर सकता कि कब कस्टमर आएगा तो मैं उसे सामान दूंगा। उसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लानी चाहिए। उसको कस्टमर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि कैसी उनकी डिमांड है, उस हिसाब से उसे प्रोडक्ट बनाना चाहिए। और चलो प्रोडक्ट बना भी दिया तो उस प्रोडक्ट की जानकारी उसे कंज्यूमर तक पहुंचानी चाहिए ताकि कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को आकर खरीदे। और एडवर्टाइजमेंट जो है वो अच्छे से की जानी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट ही एक ऐसी चीज़ है जो सारे प्रोडक्ट की जानकारी जो है वो पहुँचाती है, और फिर कस्टमर डिसाइड करता है कि उसे वो चीज़ लेनी है या नहीं लेनी है। तो इन्फॉर्मेशन की जो भी दिक्कत है वो कौन सॉल्व करता है? आपका एडवर्टाइजमेंट। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।